जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य अक्षांश परिवार यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का मित्र दोस्त सर्वेश मौर्य। आपने चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी का जो 23वां एपिसोड 23वां भाग सुना था। यहाँ तक आपने सुना था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यह कहा कि मैं किसी का हथियार बनकर जीना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए आगे सुनते हैं कि क्या हुआ इस कहानी में। तो फिर अभी तो मेरी रण शिक्षा भी अधूरी है। मैं यमन सैनिक व्यवस्था देख रहा हूँ, युद्ध व्यूहों का निरीक्षण कर रहा हूँ, पर यमन सेना का अभियान बंद होने तक यह अभियान तो पूरे हिंदुस्तान को फतेह करने का है। सुना जाता है कि यमुना के पूर्व का भारत इतना समृद्ध है कि स्वर्गीय सुख भी उनके समक्ष नगण्य है। शहंशाह महापद्म नंद के पास सोने का बेशुमार खजाना है। हमारे देवपुत्र सिकंदर की इच्छाएं हिलकोरे मार रही हैं। क्या तुम उसमें कुछ मदद कर सकते हो? सेनापति सेल्यूकस, आपका कृतज्ञ हूं, पर मुझे आम भी ना समझिएगा। महापद्म नंद की सेना से पार पाने के लिए सिकंदर को सैकड़ों अवतार लेना होगा। यह भारत है, समग्र रूप से कभी पराधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। यवनों के पास इतने आदमी ही नहीं जो पश्चिम से पूरब तक सबको नियंत्रित कर सके। जब आप पूरब बढ़ेंगे तो पश्चिम में विद्रोह भड़क उठेगा। इन ऋषियों को साधारण ना समझें। इनकी आत्मस्वाधीनता की ज्योति से भारत जगमगाता रहेगा। ये स्वाधीनता का अलख जगाते रहेंगे। त्याग और निर्लिप्तता से इन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता, और जब तक ये विचलित नहीं होंगे स्वतंत्रता का दीप जलता रहेगा। आप पूरब और पश्चिम दोनों के बीच फंस जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने गंभीर वाणी में और गरजते हुए कहा, खैर, इस पर भली भांति विचार कर सैनिकों की राय भी ली जाएगी, तभी कोई निर्णय होगा। लेकिन तुम अपने बारे में बताओ, क्या सोच रहे हो? क्या करोगे? अपने देश जाओगे या नहीं? किसी राजा के सेना नायक बनकर रहोगे? इस समय कुछ नहीं कह सकता। भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। अभी तो सिकंदर के अभियान का ही रुख देखना है। रुख क्या देखना है? देवपुत्र सिकंदर को अपने इरादे से कोई डिगा नहीं सकता। यह तो भविष्य ही बताएगा। इन्होंने अभी भारत को देखा ही कहाँ है। कामरूप और कुमारी अंतरीय तक पहुंचने में इनको दूसरा जन्म लेना होगा। क्या आप सच्चे हृदय से कह सकते हैं इन्होंने पोरस को आम्भीक की सहायता से नहीं जीता है? यदि आम्भीक सिकंदर को मार्ग देने के बजाय पोरस को अपनी सहायता के लिए आगे बढ़ता या आमंत्रित करता और दोनों मिलकर सिकंदर को रोकते तो निश्चित रूप से उसे हारना पड़ता। उसकी वीरता केवल दंभ है। भारतीय राजाओं की पराजय का कारण उनकी पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष है, सिकंदर की वीरता नहीं। सेल्यूकस अवाक होकर चंद्रगुप्त मौर्य की निर्भीकतापूर्ण बातें सुनता रहा। आज तुम हमारे मित्र बनकर हमारे निमंत्रण पर आए हो, मेरी पुत्री की सील की रक्षा किए हो, कहकर ताली बजाई सैनिक चर उपस्थित हुआ। इस युवक को कार्नेलिया के शिविर में ले जाओ, इसकी सेवा का भार उसी पर रहेगा। विशाल सैनिक शिविरों से हटकर सेल्यूकस के परिवार का शिविर था। तंबू, कनात, अस्तबल, अस्तागार सब व्यवस्थित क्रम से थे। सबको देखता हुआ चंद्रगुप्त मौर्य कार्नेलिया के शिविर तक पहुंचा। राजकुमारी झूले पर पौड़ती एक कजरी गुनगुना रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य को देखते ही उछल पड़ी। राजकुमारी इतनी सुंदर कजरी गाती हैं, यह तो मैंने स्वप्न में भी ना सोचा था। किंतु मुझे देखकर आपने गाना क्यों बंद कर दिया?
चंद्रगुप्त मौर्य ने स्निग्ध नेत्रों से देखते हुए कहा, क्या बताऊं, मुझे यहाँ की हर चीज इतनी सुंदर लगती है कि मेरा मन अब यहाँ से जाने को नहीं कहता। राजकुमारी ने हंसी बिखेरते हुए कहा, और इतने सुंदर घर का विनाश करके यहीं रहना ही चाहती हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यंग करते हुए कहा, देखिए, मेरे लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो मुझे कष्ट होता है। मैं उम्र में छोटी हूं, इसलिए तुम का ही प्रयोग करें तो अच्छा होगा, किंतु मैं एक साधारण युवक हूं। नहीं, साधारण कदापि नहीं। यवन शिविर के पास यवन सेनापति को ललकारने वाला क्या साधारण होगा? ऐसा वीर साहसी और नारी मर्यादा की रक्षा करने वाला कोई यवन है? खैर छोड़िए इन बातों को, तशरीफ रखिए। एक मंचक की ओर संकेत करती हुई कार्नेलिया बोली। चंद्रगुप्त मौर्य चारों ओर सतर्कता से देखते हुए बैठ गए। एक मंचक पर दूध, मधु, सूखे मेवे और ताजे फल सज गए। सम्मुख ही दूसरे आसन पर कार्नेलिया स्वयं बैठ गई। बातें भी चलती रही। राजकुमारी स्वयं ही कहती रही, जैसे भारत की भूमि में संपन्नता और सौंदर्य है, वैसे ही यहाँ के वीर पुरुष और ज्ञानी ऋषि भी हैं। महर्षि दांडायन कितने प्रखर ज्ञानी हैं, रंच मात्र भी लोभ या भय नहीं है। ज्ञानी तो वही हो सकता है जो पूर्णतः आत्मावलंबी हो। मेरे गुरु आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को ही देखो, एक विशाल भारत के आदर्श का संकल्प मन में धारण कर सदैव उसी के लिए तत्पर हैं। अपने शरीर सुखों की आहुति दे रहे हैं और इस राष्ट्र के राष्ट्र विधाता का चयन भी कर लिया है उन्होंने। कार्नेलिया ने उत्फुल्ल स्वर में कहा, यह तो मैं नहीं जानता, पर तत्पर है। चंद्रगुप्त ने अनजान बनते हुए कहा, पर मैं जानती हूं। चंद्रगुप्त मौर्य को अपलक देखती हुई बोली, कौन सा भाग्यशाली है, क्या मैं भी जान सकता हूं? चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी झील सी आंखों की गहराई में उतरते हुए कहा, नाम तो नहीं लूंगी, पर है वह मेरे सामने ही, कहकर खिलखिला उठी। अच्छा, अब समझा। पर जिसके पास अपने खड़े होने की जमीन भी ना हो, वह भारत का राष्ट्र विधाता बने, यह तो दिवा स्वप्न मात्र है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उदासीन होकर कहा, पर वह सब है जिससे जमीन बनती है। ऐसा क्या है मेरे पास जो क्या नहीं है? और तो मैं नहीं जानती, पर देवपुत्र सिकंदर के सेना नायक तो कल भी बन सकते हो, और आगामी विजित प्रदेशों के क्षत्रप भी निश्चित रूप से बनोगे। क्या मैं एक विदेशी आक्रांता की ओर से देशवासियों के लिए, एक विदेशी आक्रांता की ओर देशवासियों के विरुद्ध लड़ूंगा? तुम कह सकती हो, पर मेरे लिए यह असंभव है। हाँ, यह तो हो सकता है कि उसके पास चले जाने पर उसके विजित प्रदेशों को संगठित कर नायकत्व प्राप्त कर। चंद्रगुप्त मौर्य ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन वे वापस क्यों जाएंगे? अभी तो आगे बढ़ने की ही बात है, कार्नेलिया ने तटस्थ होकर कहा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे 25वें भाग में मैं बताऊंगा। ये था आपका 24वां भाग। तो बने रहिए विश्व मौर्य परिषद और मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल के साथ। फॉलो करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ लगाइए और पानी बचाइए। अपने पूर्वजों की, अपने पुरखों की, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, सम्मान दीजिए, और बच्चों को ढेर सारा प्रेम दीजिए। सत्यमेव जयते। जय जय भारत। जय मौर्य वंश अखंड भारत। जय हिंद,
वंदे मातरम।